दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के विभिन्न प्रतीक चिन्हों के बारे में, विभिन्न सिंबल के बारे में डिटेल से हम बात करने वाले हैं। दोस्तों विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं इन सब के बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में अंत तक आप बने रहिएगा। शुरुआत करते हैं दोस्तों एक मोटिवेशनल कोट के साथ। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो दोस्तों इस मोटिवेशनल कोट के साथ आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले प्रतीक चिन्ह से। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान का राज्य वृक्ष। तो दोस्तों राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है उसका नाम है खेजड़ी, यानी राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है दोस्तों? खेजड़ी। इस खेजड़ी को हम समी वृक्ष भी कहते हैं। वानस्पतिक नाम ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसका वानस्पतिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। प्रोसोपिस सिनेरेरिया ये द्विपद नाम पद्धति के द्वारा दिया गया नाम है, जो कि कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया है। यानी इसका वानस्पतिक नाम, बॉटनिकल नेम क्या हो गया? प्रोसोपिस सिनेरेरिया। इसके अलावा तीसरी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इसे रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। यानी रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किस वृक्ष को कहा जाता है दोस्तों? खेजड़ी को कहा जाता है। खेजड़ी को 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया। यानी इसको 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया। इसकी जो फली होती हैं उनको क्या कहा जाता है दोस्तों? सांगरी कहा जाता है। इसकी फलियों को क्या कहा जाता है? सांगरी कहा जाता है, जिसको सुखा करके सब्जी बनाने के काम में लिया जाता है। पंचकूटा बनाने में भी इसकी सब्जी को काम में लिया जाता है। इस खेजड़ी की जो पत्तियां होती है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? लूंग कहा जाता है, जिसको लूंग भी कहते हैं। और इसको चारे के रूप में पशुओं को, बकरियों को खिलाने के काम में लिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये क्वेश्चन काफी सारे एग्जाम में पूछा गया है कि विजयादशमी या दशहरे के दिन किस वृक्ष की पूजा की जाती है? तो किसकी पूजा की जाती है दोस्तों? खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है। इसके अलावा राजस्थान में खेजड़ी का वृक्ष जो है वो धार्मिक महत्व का है, यानी काफी ज्यादा इसका धार्मिक महत्व भी है। जो राजस्थान के लोक देवता है गोगा जी और झुंझार बाबा झुंझार जी का जो स्थान बनाते हैं वो किसके पेड़ के नीचे बनाया जाता है दोस्तों? खेजड़ी के वृक्ष के नीचे। यानी झुंझार जी का और गोगा जी का जो थान होता है वो किस वृक्ष के नीचे बनाया जाता है? खेजड़ी के वृक्ष के नीचे बनाया जाता है। इसके अलावा खेजड़ी के वृक्ष को पंजाबी और हरियाणा की जो भाषा हरियाणवी है इन दोनों में जांटी कहा जाता है। यानी पंजाबी में और हरियाणवी में खेजड़ी को क्या बोलते हैं? जांटी बोला जाता है। तमिल भाषा में इसको पेयमेव कहा जाता है। कन्नड़ भाषा में बन्ना बन्नी इसको कहा जाता है। सिंधी भाषा में इसको छोकड़ा कहा जाता है। और विष्णुई संप्रदाय के जो व्यक्ति हैं इसको क्या कहा जाता है? शमी। और स्थानीय भाषा में इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? सीमली। स्थानीय भाषा में इसको सीमली कहा जाता है। विष्णुई संप्रदाय के जो व्यक्ति होते हैं वो इसको समी कहते हैं। 12 सितंबर 1978 को, यानी 12 सितंबर 1978 को ये घोषित किया गया कि हर वर्ष जो है 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस मनाया जाएगा।
और तब से लेकर के प्रतिवर्ष 12 सितंबर को खेजड़ली दिवस मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है दोस्तों कि सन 1730 में जोधपुर का जो खेजड़ली गांव है वहां पर खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई, इस अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में कितने व्यक्तियों ने 363 पुरुष और महिलाओं ने, नर नारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए। और इसी उपलक्ष्य में जोधपुर के खेजड़ली ग्राम में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ला दशमी को खेजड़ली गांव के अंदर विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला बढ़ता है। यानी विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ बढ़ता है? जोधपुर के खेजड़ली गांव में बढ़ता है दोस्तों। कब बढ़ता है? प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ला दशमी को बढ़ता है। इसके अलावा अगर हम देखें दोस्तों 1994 ईस्वी में पर्यावरण संरक्षण के लिए अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार, अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार प्रारंभ किया गया है। ये वन्य जीवों के संरक्षण के लिए दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। यानी वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जितने भी पुरस्कार दिए जाते हैं उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार। किसकी स्मृति में दिया जाता है दोस्तों? अमृता देवी बिश्नोई, जिन्होंने खेजड़ली ग्राम में खेजड़ली आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब हम बात करते हैं दोस्तों राजस्थान के राज्य पशु के बारे में। तो दोस्तों राज्य जो पशु हैं वो 2 श्रेणियों के अंदर बांटे गए हैं। यानी राज्य पशु 2 श्रेणियों के होते हैं। एक तो होता है जंगली पशु और दूसरा होता है पालतू पशु। यानी जंगली पशुओं की श्रेणी और दूसरी पालतू पशुओं की श्रेणी। अब हम बात करते हैं दोनों ही श्रेणियों के बारे में। अगर जंगली श्रेणी की बात करें दोस्तों तो जंगली श्रेणी में जो जंगली पशु हैं, इस जंगली पशु में कौन है? चिंकारा। यानी राजस्थान का राज्य पशु जंगली पशुओं की श्रेणी में कौन है दोस्तों? चिंकारा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? गजेला बनेटी, या इसको गजेला भी कहा जाता है। क्या नाम है दोस्तों? गजेला 2 बार लिखना है आपको, है ना? गजेला, ठीक है। तो गजेला वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? गजेला। चिंकारा का दूसरा नाम है दोस्तों छोटा हिरण। यानी ये हिरण के जैसे दिखने वाला जीव है, इसको छोटा हिरण भी कहा जाता है। तो इसको छोटे हिरण के उपनाम से भी जानते हैं। ये एक एंटीलोप प्रजाति का मुख्य जीव है। राजस्थान की जंगली पशु की श्रेणी में इसे राज्य पशु की उपाधि प्राप्त है। यानी जंगली पशुओं की श्रेणी में राज्य पशु कौन सा है दोस्तों? चिंकारा। चिंकारे को राज्य पशु का दर्जा दिया कब गया था? 1981 के अंदर। यानी चिंकारा को 1981 में राज्य पशु का दर्जा दिया गया था। इसके अलावा राजस्थान के अंदर जयपुर का जो नाहरगढ़ अभ्यारण्य है वो चिंकारे के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यानी चिंकारा सबसे ज़्यादा जयपुर के नाहरगढ़ अभ्यारण्य में पाया जाता है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी, तो इसको एक शर्मिला जीव भी कहा जाता है। यानी बहुत ज़्यादा शर्मिला होता है और ये सबसे ज़्यादा राजस्थान के मरुस्थलीय भाग में या मरुभाग में पाया जाता है। एक शर्मिला जीव है ये। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके पालतू पशुओं की श्रेणी में। यानी पालतू पशुओं की श्रेणी में राज्य पशु जो है वो ऊंट है दोस्तों। इस ऊंट को राज्य पशु का जो दर्जा है वो कब दिया गया था दोस्तों? 19 सितंबर 2014 को। अगर ऊंट की अगर हम बात करें दोस्तों तो ऊंट का उपनाम क्या है इसका? इसको हम कहते हैं रेगिस्तान का जहाज। क्या कहते हैं दोस्तों? ऊंट को हम रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। यानी
इसके जो पैर होते हैं वो मोटे होते हैं, गद्देदार होते हैं, तो रेत के अंदर आसानी से धंसते नहीं है, इसलिए बालू रेत में बहुत ही आसानी से ये चल पाता है। तो बालू रेत के टीले जैसलमेर बाड़मेर की तरफ जो होते हैं मरुस्थलीय इलाकों में, वहाँ अगर एक जगह से दूसरी जगह पहुँचना होता है तो ऊंट की जो सवारी है वो सबसे अच्छा विकल्प होता है। यानी इसीलिए इसको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, मतलब रेगिस्तान में सवारी के लिए ऊंट सबसे ज़्यादा प्रयोग में लिए जाते हैं। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने 30 जून 2014 को ऊंट को राजस्थान के राज्य पशु का दर्जा दिया गया था, और इसकी औपचारिक रूप से जो घोषणा की गई थी वो की गई थी दोस्तों 19 सितंबर 2014 को बीकानेर में। यानी सरकार ने दर्जा दिया था 30 जून 2014 को ऊंट को राज्य पशु का, लेकिन इसकी औपचारिक रूप से जो घोषणा की गई थी वो बीकानेर से की गई थी 19 सितंबर 2014 को। अगर हम बात करें राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा ऊंट किस जिले में होते हैं? बाड़मेर जिले में, क्योंकि जैसलमेर बाड़मेर के जो क्षेत्र होते हैं वहीं पे ऊंट सबसे ज़्यादा पाले जाते हैं। तो सर्वाधिक ऊँटों वाला जिला बाड़मेर और सबसे कम ऊँटों वाला जिला कौन सा है? प्रतापगढ़। यानी सबसे ज़्यादा ऊँट किस जिले में है? बाड़मेर जिले में। सबसे कम ऊँट किस जिले में है? प्रतापगढ़ जिले में है। राजस्थान के अंदर ऊँटों की नस्लों की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी नस्लें के ऊँट राजस्थान के अंदर पाले जाते हैं? तो एक तो गोमट ऊँट होता है दोस्तों, दूसरा नाचना ऊँट, इसके अलावा जैसलमेरी ऊँट, अलवरी ऊँट, सिंधी ऊँट, कच्छी ऊँट, बीकानेरी ऊँट, ये सारी की सारी ऊँटों की नस्लें हैं। राजस्थान के लोक देवता पाबूजी को ऊँटों के देवता के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि किस लोक देवता को ऊँटों का देवता भी कहा जाता है? तो पाबूजी जो है उसको ऊँटों का देवता भी कहा जाता है। राजस्थान में ऊँट पालने के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है? ये भी काफ़ी सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि किस जाति के जो लोग हैं वो ऊँट पालते हैं। तो रेबारी जाति ऊँटों को पालने के लिए प्रसिद्ध हैं। ऊँट की खाल पर की जाने वाली कलाकारी जो होती है वो क्या कहलाती है दोस्तों? उस्ता कला। ऊँट की खाल पे जो कलाकृतियाँ की जाती है, कलाकारी की जाती है, वो उस्ता कला कहलाती है। और ऊँट की खाल से बनाए जाने वाले ठंडे पानी के जो जल पात्र होते हैं उनको कोपी कहा जाता है। इसके अलावा ऊँट की खाल से जल पात्र बनाए जाते हैं जिसमें पानी ठंडा रहता है, उस जल पात्रों को क्या कहा जाता है दोस्तों? कोपी कहा जाता है। ऊँटनी के दूध में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ऊँटनी के दूध में कौन सा विटामिन होता है दोस्तों? विटामिन सी होता है। बीकानेर में स्थित उरमूल डेयरी भारत की एकमात्र ऊँटनी के दूध की डेयरी है। यानी बीकानेर के अंदर जो उरमूल डेयरी है वो भारत की एकमात्र ऊँटनी के दूध की डेयरी है। इसके अलावा गोरबंद राजस्थान का ऊँट श्रृंगार का गीत है। जो गोरबंद पे गाना बना हुआ है, आलीजा मारो गोरबंद नखरा लो, ये राजस्थान के ऊँट का ही एक श्रृंगार गीत है। इसके अलावा ऊँट की नाक में डाला जाने वाला लकड़ी का जो आभूषण होता है, जो ऊँट के नाक में डाला जाता है, उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? गिरबान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गिरबान कहा जाता है। गंगा सिंह ने पहले विश्व युद्ध में गंगा रिसाला नाम से ऊँटों की एक सेना बनाई थी। किस नाम से? गंगा रिसाला के नाम से महाराजा जो गंगा सिंह थे उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के समय एक सेना बनाई थी जिसके पराक्रम को पहले और दूसरे विश्व युद्ध में इसके पराक्रम को देखते हुए बाद में इसे बीएसएफ में भी शामिल किया गया था। यानी जो महाराजा गंगा सिंह थे उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गंगा रिसाला नाम से ऊँटों की एक सेना बनाई थी और ऊँटों के इस पराक्रम को देखते हुए अब इसको बीएसएफ के अंदर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर भी शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों राजस्थान के राज्य पक्षी के बारे में। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण।
कौन सा है दोस्तों? गोडावण। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण। इस गोडावण का ही दूसरा नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से किसको जाना जाता है? गोडावण को जाना जाता है। अगर हम बात करें इसके वैज्ञानिक नाम की, तो इसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों एरडियोटिस नाइग्रिसेप्स। एरडियोटिस नाइग्रिसेप्स इस गोडावण का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों। अगर इसके उपनामों की बात करें कि और क्या क्या इसके उपनाम है और किस किस नामों से इसको जाना जाता है, तो इसको सोहन चिड़िया भी कहा जाता है, शर्मिला पक्षी भी कहा जाता है, हुकना कहा जाता है, गुराइन कहा जाता है। यानी सोहन चिड़िया, शर्मिला पक्षी, हुकना और गुराइन, इन सभी उपनामों से इसको जाना जाता है। गोडावण को 1981 में राजस्थान के राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था। ये काफ़ी सारे कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोडावण को राजस्थान के राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया, तो 1981 में दिया गया। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जैसलमेर के मरु उद्यान के अंदर पाया जाता है, सोरसन बारा के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा अजमेर के सांकलिया क्षेत्र के अंदर पाया जाता है। यानी सबसे ज़्यादा गोडावण कहाँ देखने को मिलता है कि जैसलमेर के राष्ट्रीय मरु उद्यान में, सोरसन बारा के अंदर, और अजमेर का जो सांकलिया है वहाँ पर ये देखने को मिलता है दोस्तों। इसके अलावा IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों पर प्रकाशित होने वाली जो रेड डाटा बुक है, लाल आंकड़ों की पुस्तक या किताब भी इसको कहा जाता है, IUCN, हिंदी में इस IUCN का पूरा नाम है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, या इंग्लिश में इसको कहा जाता है I से इंटरनेशनल, U से यूनियन फॉर, फिर C से कंजर्वेशन ऑफ, फिर N से नेचर, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर या अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की संकटग्रस्त प्रजातियों पर प्रकाशित होने वाली लाल डाटा पुस्तिका, जिसको हम रेड डाटा बुक भी कहते हैं, रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक, या इसको लाल आंकड़ों की पुस्तक भी बोलते हैं। तो IUCN के द्वारा जितनी भी संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, जिनकी संख्या इस दुनिया में बहुत ही कम बची हैं, जो बहुत ज़्यादा संकटग्रस्त हैं, अगर हमने इनके संरक्षण की तरफ ध्यान नहीं दिया तो ये कुछ ही समय में विलुप्त हो जाएगी। ऐसी सभी जातियों को इस रेड डाटा पुस्तिका में या लाल आंकड़ों की पुस्तिका के अंदर गंभीर रूप से संकटग्रस्त जीवों की श्रेणी में इस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को भी रखा गया है। यानी गोडावण को भी गंभीर रूप से संकटग्रस्त जीवों की श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की जो प्रथम अनुसूची है उसमें इसको रखा गया है। ये एक सर्वहारी पक्षी है, यानी सब कुछ खा सकता है। इसकी खाद्य आदतों की अगर हम बात करें तो क्या क्या खाता है दोस्तों? गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि अनाजों का ये भक्षण करता है। इसके अलावा इसके जो प्रमुख खाद्य पदार्थ हैं जो ये प्रमुखता से खाता है, उसके अंदर टिड्डे और कीटे, यानी शाकाहारी मांसाहारी, यानी एक प्रकार से ये सर्वहारी, ये सब कुछ खाता है। सांप, छिपकली, बिच्छू, इन सबको भी खाता है। लेकिन इस पक्षी का सबसे पसंदीदा जो फल है वो कौन सा है दोस्तों? बेर, यानी बेर को ये सबसे ज़्यादा गोडावण पसंद करता है। नेक्स्ट 4 नंबर पे हम बात करते हैं प्रतीक चिन्ह के बारे में। राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा। अगर हम इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें दोस्तों, तो इसका वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों?
टिकोमेला अंडुलेटा, राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम है। इसके अलावा इसको और अन्य नामों से भी जानते हैं। इसको मरुस्थल का सागवान भी कहा जाता है, मारवाड़ टीक भी कहा जाता है, यानी मारवाड़ टीक और मरुस्थल का सागवान, ये दो अन्य नाम हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि मरुस्थल का सागवान किसे कहा जाता है या किसे मारवाड़ टीक के नाम से जाना जाता है, तो किसे रोहिड़ा को यानी टिकोमेला अंडुलेटा को जाना जाता है। इसके अलावा रोहिड़ों को राजस्थान की मरुशोभा भी कहा जाता है, यानी उपनाम क्या हो गया, मरुशोभा, मरुस्थल का सागवान, मारवाड़ टीक। रोहिड़ा के फूल को 21 अक्टूबर 1983 को राजस्थान सरकार ने राज्य पुष्प घोषित किया था, यानी 21 अक्टूबर 1983 को गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने इसको राज्य पशु घोषित किया था। इसके अलावा राजस्थान में ये जैसलमेर, जोधपुर, पाली, अजमेर, नागौर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, इन सभी जिलों में ये सर्वाधिक पाया जाता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं अगले प्रतीक के बारे में, जिसका नाम है राजस्थान का राज्य नृत्य। तो आप सभी जानते हैं राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा होता है दोस्तों, घूमर। इस घूमर को राजस्थान की आत्मा भी कहा जाता है, राज्य की आत्मा या राजस्थान के नृत्यों की आत्मा। तो राजस्थान का ये परंपरागत लोक नृत्य है। घूमर की विशेषता है कि ये सिर्फ स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है, मतलब सिर्फ महिलाएं इसमें भाग लेती हैं। इस नृत्य में महिलाएं क्या करती है, एक बहुत बड़ा घेरा बनाती हैं और अंदर और बाहर जाते हुए नृत्य करती है घूमते हुए। घूमर प्राय विशेष अवसरों पर जैसे कि विवाह समारोह पे, त्योहारों पे और धार्मिक आयोजनों पर किया जाता है। इस घूमर को राज्य की आत्मा भी कहा जाता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान का राजकीय गीत। तो राजस्थान का राजकीय गीत है दोस्तों केसरिया बालम पधारो मारे देश। केसरिया बालम पधारो महारे देश। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, ये राजस्थान का राजकीय गीत है दोस्तों। ये लोकगीत ढूला मारू की प्रेम कहानी से जुड़ा हुआ है। इस गीत को सबसे पहले उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा गाया गया था, ये मांड गायिका है। इस गीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीकानेर की अल्लाह जिला बाई के द्वारा गाया गया था, यानी सबसे पहले इस गीत को मांगी बाई ने गाया था, उदयपुर की है ये। लेकिन इस गीत को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ले जाने का जो क्रेडिट है वो दिया जाता है बीकानेर की अल्लाह जिलाई बाई को। ये जो अल्लाह जिलाई बाई है दोस्तों, इस अल्लाह जिलाई बाई को राज्य की मरु कोकिला और बाई जी के नाम से भी जाना जाता है। इस गीत को मांड गायकी में गाया जाता है, यानी बीकानेर की जो अल्लाह जिला बाई है उसको राजस्थान की मरु कोकिला भी कहा जाता है और इसको बाई जी के नाम से भी जाना जाता है और इस गीत को मांड गायकी में गाया जाता है। अल्लाह जिला बाई ने सबसे पहले केसरिया बालम बीकानेर महाराजा गंगा सिंह के दरबार में गाया था, यानी इस गीत को केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, इसको सबसे पहले अल्लाह जिला बाई ने बीकानेर महाराजा गंगा सिंह के दरबार में गाया था। आगे हम बात करते हैं दोस्तों राजस्थान का राज्य खेल। अगर हम बात करें दोस्तों राजस्थान का जो राज्य खेल है उस राज्य खेल का नाम है बास्केटबॉल। ठीक है, बास्केटबॉल को 1948 में राजस्थान के राज्य खेल का दर्जा दिया गया। बास्केटबॉल का जो खेल होता है उसमें प्रत्येक टीम जो होती है उसमें कितने 5 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों, यानी बास्केटबॉल की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 5 खिलाड़ी होते हैं। इस खेल को नियंत्रित करने वाली जो संस्था है वो अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ, इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन
FIBA यानी इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूले और इसे आप अपने परिचितों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि ये उपयोगी जानकारी उन तक भी पहुंचती रहे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो इसका जो शेष पार्ट है वो इसके सेकंड वीडियो में हम देखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।